1757 की लड़ाई में, जिसे हम प्लासी की लड़ाई कह रहे हैं, जब इस प्लासी की लड़ाई में इनकी जीत हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई, तो आखिरकार ये खुद नवाब क्यों नहीं बन गए? है ना? क्यों इन्होंने ऐसा किया कि नवाब का पद रहने दिया? उसका कारण था कि अंग्रेज किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे। किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे। अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआती दौर है। उन्हें भारतीय प्रशासन के बारे में नहीं पता। उन्हें भारतीय प्रशासन के बारे में नहीं पता। वो ये भी जानते हैं कि भले ही वो कितना ही कुछ बोल लें कि हम व्हाइट मैन हैं, ये हैं, वो हैं, पर वास्तविकता यह है कि उन्हें जनता का भी डर था। उन्हें जनता का भी डर था। पूरी दुनिया में इस समय अलग-अलग क्रांतियां हो रही हैं। उन्हें ये लगा कि ऐसा ना हो कि जनता ही विरोध कर दे, तो जो कुछ भी हमने पाया है, वो एकदम से हम खो देंगे। और सबसे बड़ी बात थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप शासक बन जाओगे, तो फिर जनता सीधा आपसे सवाल करेगी, जनता डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? फिर जनता सीधे तौर पे आपसे सवाल करेगी, जनता डायरेक्टली आपसे सवाल पूछेगी कि भाई साहब ये बताइए कि अगर ऐसा काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये सारे सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो वो इस उत्तरदायित्व से बचना चाहते थे, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते थे, नंबर 1। अगली बात समझिए, जो और भी इंपॉर्टेंट है, कि जैसे ही हमने देखा कि 1760 में किसको हटाया गया, तो सर 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। मीर जाफर को हटा दिया गया और मीर कासिम को अगला नवाब बनाया गया। अब मीर कासिम को अगला नवाब तो बना दिया, लेकिन मीर कासिम के साथ भी वही घटना शुरू हुई। जैसे ही मीर कासिम को नवाब बनाया, तुरंत उपहार के रूप में जमींदारी मांग ली। तुरंत उपहार के रूप में जमींदारी मांग ली कि भाई साहब कुछ और जमींदारी दो। वर्धमान वगैरह की जमींदारी ले ली और उसने कहा ठीक है ले लो। पैसा मांगा, वेंसीटाट ने पैसा मांगा, पैसा भी दे दिया। पैसे को वो लोग उपहार बोलते थे। ये उपहार नहीं, वास्तव में ये करप्शन का पैसा होता था। लेकिन मीर कासिम के दिमाग में कुछ फाउंडेशंस बड़ी क्लियर थी कि हमें ना कैसे भी करके वापस से अपनी शक्ति को प्राप्त करना है और अंग्रेजों को हमें यहां से समाप्त करना है। तो अब जैसे ही अब इस बात की चर्चा आई, तो उसने कहा कि देखो, अब मुर्शिदाबाद में तो अंग्रेज भर चुके हैं। अब मुर्शिदाबाद में अंग्रेज भर चुके हैं, तो जब तक हम मुर्शिदाबाद में रहेंगे, हम चाह करके भी अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो उसने क्या किया, अपना जो कैपिटल है वो मुर्शिदाबाद से ट्रांसफर करके मुंगेर बना लिया। तो अब ये देखिए कितनी सारी राजधानियां हो गई। पहली राजधानी ढाका थी, ढाका के बाद मुर्शिदाबाद कैपिटल हुई, मुर्शिदाबाद के बाद मुंगेर राजधानी बनी। और मुंगेर में ही उसने 2 काम किए। एक तो मुंगेर में उसने एक तोपखाना बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट, यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन। यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन किया। यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन किया, यूरोपियन स्टाइल में मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया। और इसमें उसका साथ दिया समरू, जो कि एक जर्मन था, या इसी को हम वॉल्टर भी बोलते हैं। साथ दिया उसका गुर्गिन खान ने, जो कि अल्मेनिया का था। इन दोनों लोगों ने साथ दिया कि ठीक है, तुम यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन कर पाओ, ताकि तुम यूरोपियन स्टाइल पे अपनी आर्मी को बना पाओ। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या थी दस्तक का दुरुपयोग। याद आ रहा है आपको? सबसे बड़ी जो समस्या थी वो था दस्तक का दुरुपयोग। यही सबसे बड़ी समस्या थी। यस और नो? दस्तक का दुरुपयोग यही सबसे बड़ी समस्या थी। अब जब दस्तक के दुरुपयोग की बारी आई, तो इसने देखा कि अंग्रेज तो मान नहीं रहे हैं। उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारा भू राजस्व बहुत कम हो रहा है। तो इसने जो चुंगी कर लगता था ना, चुंगी कर, जो भी टोल टैक्स लगता था, जहां अंग्रेज इस दस्तक का उपयोग कर रहे थे, उस चुंगी कर को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब आप कहेंगे सर इससे तो नुकसान हुआ, पर अंग्रेज इससे बहुत ज्यादा चिढ़ गए। एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए आप मेरे पास आए, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मैंने आपको एक शक्ति दे दी, मैंने आपको एक पावर दे दी और आपसे कहा कि आप इस देश में जहां चाहे, जिसको चाहे, अपने हिसाब से गिरफ्तार कर सकते हो। आपको ये पावर दे दी, मतलब हमने आपको कलेक्टर की शक्तियां दे दी। हमने आपको कलेक्टर की शक्तियां दे दी। लेकिन अगर ये शक्ति हम भारत के हर व्यक्ति को दे दें, तो क्या आपको अपनी शक्ति विशेष लगेगी? मान लीजिए जैसे अभी मैंने सिर्फ आपको शक्ति दी, लेकिन फिर मैं कहूं कि भारत के हर व्यक्ति के पास ये शक्ति है, इंडिया के हर इंडिविजुअल के पास ये पावर है, तो क्या फिर ये शक्ति विशेष रह जाएगी? क्या ये पावर स्पेशल पावर रह जाएगी? बिल्कुल नहीं सर। ये तो एक जनरलाइज पावर हो जाएगी। तो ये तो एक जनरलाइज पावर हो जाएगी। बोलो यस और नो? होगी कि नहीं होगी? एक जनरलाइज पावर हो जाएगी। ऐसा ही काम मीर कासिम ने किया। मीर कासिम ने किया कि ठीक है, तुम दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हो, तुम टोल टैक्स नहीं दे रहे हो, हमने सबके लिए खत्म कर दिया, टोल टैक्स ही खत्म कर दिया। तो इससे भारतीय और अंग्रेज दोनों के बीच में कंपटीशन चालू हो गया, क्योंकि अब भारतीय सामान और बंगाली सामान, सॉरी भारतीय सामान और ब्रिटिश सामान दोनों एक मूल्य के हो गए, दोनों एक ही प्राइस रेंज पे आ गए, क्योंकि टैक्स दोनों पे खत्म कर दिया गया। अंग्रेजों को यह बात बुरी लगी, क्योंकि किसी का आपने विशेष अधिकार खत्म किया है, किसी के आपने स्पेशल राइट को, प्रिविलेजेस को खत्म किया है, तो अंग्रेजों को यह बात बहुत बुरी लगी। अब देखो, आपको नहीं लगता कि अंग्रेज चिढ़ेंगे मीर कासिम से? आप मुझे खुद बताओ, क्या आपको नहीं लगता अंग्रेज चिढ़ेंगे? बिल्कुल चिढ़ेंगे। सामने वाला व्यक्ति ने पहला काम तो यही किया कि उसने अपनी कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया, नंबर 1। इसके बाद उसने मुंगेर में तोपखाने का निर्माण कर लिया। तीसरा, यूरोपीय पद्धति के आधार पर सेना का गठन कर लिया। ये सारे काम कर रहा है वो, यूरोपीय पद्धति के आधार पर सेना का गठन कर लिया। दस्तक का दुरुपयोग रोकने के लिए चुंगी खत्म कर दी। तो इस बात से अंग्रेज बहुत नाराज हो गए और अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को हटा करके मीर
कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। ये काम किया जी, मीर कासिम को हटा करके दोबारा से मीर जाफर को नवाब बनाया। एक झड़प भी होती है। क्या किया था कि मीर कासिम ने पटना पर अटैक किया था, वहां पर अंग्रेजों की सेना थी, पटना की सेना को मीर कासिम ने हराया था और वहां पर लगभग 148 अंग्रेजों को कैद किया। और जब पता पड़ा कि उसके साथ इस तरह का कार्य किया जा रहा है, उसने उन 148 अंग्रेजों की हत्या करवा दी, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसे पटना मसैकर या पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, पटना मसैकर या पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा, 1763 में हुआ था। अब मीर कासिम अपनी जान बचा करके भागता है। मीर कासिम यहां से कैसे भी करके अपनी जान बचा करके भागता है। अब जान बचा करके ये भागा, तो उसके बाद क्या हुआ इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जब ये अपनी जान बचा करके भागा तो इसकी मुलाकात होती है दो लोगों से। अच्छा, अब बंगाल का नवाब कौन है जल्दी बताओ। तो सर, अब बंगाल का जो नवाब है वो बदल चुका है। अब बंगाल का नवाब बन चुका है मीर जाफर। ठीक है जी, ये पॉइंट दिमाग में क्लियर रखना, कई बार हम गलती कर देते हैं। अब बंगाल का नवाब कौन बन गया है? मीर जाफर। दूसरा, जो मीर कासिम है, अब ये तो एक्स नवाब हो गया। ओके, मीर कासिम एक्स नवाब हो गया। तो मीर कासिम दो लोगों से मुलाकात करता है, दो लोगों से इसकी मुलाकात हुई। दोनों को एक फिल्म नहीं आई थी जिसमें अक्षय कुमार को पनौती पनौती बोलते हैं, तो ये आदमी बिल्कुल पनौती साबित हुआ। ये आदमी दो लोगों से मिलने के लिए गया, दोनों को बर्बाद करेगा, और ऐसा बर्बाद करेगा कि वो जिंदगी में उनकी पीढ़ियां नहीं उभर पाएंगी। ऐसा बर्बाद करेगा कि वो तो होंगे, उनकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, सातों पुश्तें बर्बाद हो जाएंगी। दो लोगों से मिलेगा, एक मुगल बादशाह अली गौहर याद है आपको? अली गौहर को ही अब शाह आलम द्वितीय कहा जाने लगा है। रॉबर्ट क्लाइव एक बार हरा चुका है इसे, शाह आलम द्वितीय। और सेनापति नजफ खान। ओके, मुगल बादशाह अली गौहर, नजफ खान। अवध का नवाब शुजा उद्दौला। इन दोनों लोगों से मुलाकात होगी, फिर ये आदमी अपनी आप बीती सुनाएगा। ये पूरी की पूरी अपनी आप बीती सुनाएगा कि देखो, हम ऐसे नवाब बने, आपके अधिकार भी खत्म कर दिए, आगे जाकर के तो ये हमको यहाँ से हटा ही देंगे। ये सारी बातें बताई। अब इन सारी बातों से ये लोग प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं। इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक त्रिगुट बनाया। इस त्रिगुट में बट नेचुरल सी बात है कि यही तीन लोग शामिल थे। मीर कासिम था, शाह आलम द्वितीय था और शुजा उद्दौला था। ठीक है, और शुजा उद्दौला था। यही तीन लोग इसमें शामिल थे, यही तीन लोग इसमें थे। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजा उद्दौला, ये तीन लोग इसमें शामिल थे। अब इन तीनों लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने का ठाना, और लड़ाई भी होती है। एक बहुत बड़ी और निर्णायक लड़ाई हुई, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुई। ये लड़ाई चूंकि बिहार के बक्सर में हुई, इसलिए इस लड़ाई को बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में लड़ी गई। इसमें एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ त्रिगुट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ये लड़ाई लड़ रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो ये लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, 3-4 बातें यहाँ याद रखना, कि उस समय मुख्य सेनापति कौन है? तो मुख्य सेनापति है हेक्टर मुनरो। बंगाल का नवाब भी इनके साथ है, और बंगाल का नवाब कौन है? तो बंगाल का नवाब है मीर जाफर इस समय बंगाल का नवाब है। और फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन है? तो फोर्ट विलियम का गवर्नर या बंगाल का गवर्नर है वेंसी टाट। और त्रिगुट में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो चुके हैं त्रिगुट के नाम, कि सर इसमें शुजा उद्दौला है, इसमें शाह आलम द्वितीय है, साथ में नजफ खान सेनापति, और इसमें मीर कासिम है। ये तीन लोग इसमें हैं दोस्तों। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ जो होता है कि सर इसमें कंपनी की जीत हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। और जीतने के बाद हमेशा की तरह 2 संधियां की गई, जिन्हें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है, जिन्हें इलाहाबाद की संधि। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुलाया गया। 2 बड़े परिवर्तन हो गए कि वेंसी टाट की जगह रॉबर्ट क्लाइव को भारत में वापस बुलाया गया, नंबर 1। दूसरा चेंज ये आया कि युद्ध के बाद मीर जाफर चूंकि बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो मीर जाफर का निधन हो गया, और मीर जाफर की जगह अब नज्म उद्दौला बंगाल का नवाब बन चुका है। तो 2 प्रश्न बनते हैं, जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई, तो उस समय बंगाल का नवाब नज्म उद्दौला था। जब बक्सर की लड़ाई हो रही थी तो बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट था, लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई तो उस समय बंगाल का गवर्नर दोबारा से रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया था। इलाहाबाद की पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनके बीच और नज्म उद्दौला के बीच में होती है, जो पहली संधि थी। वहीं जो दूसरी संधि है प्यारे दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा उद्दौला के बीच में हुई, जो यहाँ पर लिखा है। देखो बढ़िया बिल्कुल तरीके से लिखा हुआ है, सारी चीजें डायग्राम वगैरह बने हुए हैं, एक बार ध्यान से इसको पढ़ लो। यही थी बक्सर की लड़ाई, इट वॉज द बैटल ऑफ बक्सर। बिल्कुल सही।